नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। जी हां, भारत रत्न और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं रहे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में प्रणब मुखर्जी ने आखिरी सांसें ली। 84 साल के प्रणब मुखर्जी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे और वेंटिलेटर पर थे। बीते दिनों प्रणब मुखर्जी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनकी सर्जरी भी हुई थी। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर प्रणब मुखर्जी के निधन की जानकारी दी। मनमोहन सिंह के सरकार में प्रणब दा रक्षा, वित्त और विदेश मंत्री रहे। वहीं 2012 से 2017 तक वो देश के राष्ट्रपति भी रहे। प्रणब मुखर्जी के निधन से सियासी गलियारे में शोक की लहर है। देश भर में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर गहरी संवेदना जाहिर की और लिखा कि मैं 2014 में दिल्ली में नया था। पहले दिन से मुझे श्री प्रणब मुखर्जी का मार्गदर्शन, समर्थन और आशीर्वाद मिला। मैं हमेशा उनके साथ अपनी बातचीत को संजोता रहूंगा। उनके परिवार, दोस्तों, प्रशंसकों और समर्थकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने भी लिखा कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा दुख हुआ। वो एक बहुत ही अनुभवी नेता थे जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। प्रणब दा एक प्रतिष्ठित करियर पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और बात बिहार की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले शरद यादव की जेडीयू में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि जेडीयू के किसी नेता ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सियासत में कुछ भी असंभव नहीं और चुनावी साल में सियासी समीकरण बदलने में देर नहीं लगती। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलके में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि शरद यादव की घर वापसी हो सकती है और फिर से शरद जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि जेडीयू के कई वरिष्ठ नेता शरद यादव के संपर्क में हैं और नीतीश की पार्टी के नेताओं से उनकी बातचीत भी चल रही है। अभी तो संभावनाओं का, राजनीति तो संभावना की चीज है। क्या होता है, अभी बहुत दिन है समय चुनाव में। पुराने साम्यवादी नेता है जी, हम लोग के बहुत पुराने मित्र हैं नीतीश जी। हम लोग बहुत दिन तक राजनीति किए हैं। शरद जी उनके नेता रहे हैं, इसमें क्या दो राय है। शरद यादव के एनडीए में वापसी के कयासों को लेकर सत्ता पक्ष संभल कर बयान दे रहा है। जेडीयू और बीजेपी दोनों को लगता है कि महागठबंधन में अपनी उपेक्षा से नाराज होकर अगर शरद पुराने खेमे में आते हैं तो उसका फायदा ही होगा। महागठबंधन में वो घुटन महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अगर वो कोई निर्णय लेते हैं तो ये बहुत चौंकाने वाला नहीं होगा। शरद जी अगर आना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जेडीयू को फायदा होगा और एनडीए को भी उसका लाभ मिलेगा। वहीं विरोधी गुट को ये बात हजम नहीं हो रही, तभी तो बात हाथ फैलाने से लेकर स्वाभिमान तक की हो रही है। कौन कहां जा रहा है, क्या जा रहा है। जेडीयू दरवाजे दरवाजे, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे जेडीयू घूम रही है, नेता खोज रही है और तेजस्वी यादव जी के नाव पर 12 करोड़ जनता सवार हो गई है। जो नीतीश कुमार उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाए हों, जिस नीतीश कुमार को नीतीश कुमार बनाने वाले शरद यादव हैं, उस शरद यादव को अपमानित क्यों? तो जहां उन्होंने इतनी अपमान झेला, मुझे नहीं लगता है कि शरद यादव जी स्वाभिमान को दरकिनार करके किसी पद के लिए किसी के पास जा सकते हैं, खासकर वैसे व्यक्ति के पास जो उनका ही अपमान किया हो। वैसे सियासत में शरद यादव कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। वे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन पार्टी अध्यक्ष पद से हटने और फिर महागठबंधन के टूटने के बाद उन्होंने जेडीयू से नाता तोड़ दिया था और अपनी अलग पार्टी लोकतांत्रिक जनता दल बनाई थी। अब शरद की एंट्री विधानसभा चुनाव से पहले क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल महागठबंधन में हाशिए पर चल रहे हैं शरद यादव। आरजेडी की टिकट पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। विरोधी खेमे में उचित सम्मान नहीं मिलने से है नाराज। जेडीयू में वापसी से शरद की सियासत में सक्रियता बढ़ेगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से रवेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा खबर को समझिए कि शरद यादव अगर जेडीयू में शामिल होते हैं तो सियासत में क्या क्या हो सकता है।
शरद यादव राजनीति की मुख्य धारा में लौट सकते हैं अगर वो जेडीयू में शामिल हो गए, क्योंकि अभी हाशिए पर हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में जब उनको हार मिली थी उसके बाद से लगातार हाशिए पर ही है शरद यादव। शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता भी बच सकती है और सबसे बड़ी बात, शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता 2022 तक है और इसके अलावा आरजेडी खेमे के बड़े नेताओं को उनके जरिए तोड़ा भी जा सकता है। ये फायदा हो सकता है, नया समीकरण बन सकता है शरद यादव अगर जेडीयू में शामिल होते हैं तो। इधर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपने अपने अभियान को तेज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी कल से चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। पार्टी के बड़े नेता वर्चुअल रैली के जरिए कार्यकर्ताओं और लोगों को संबोधित करेंगे। कांग्रेस ने इसे बिहार क्रांति वर्चुअल महासम्मेलन का नाम दिया। माना जा रहा है कि कांग्रेस इन रैलियों के जरिए बिहार के 84 विधानसभा क्षेत्रों में वर्चुअल महासम्मेलन रैली करके अपने राजनीतिक समीकरण को साधने की कवायद करेगी। 1 से 21 सितंबर तक कांग्रेस पूरे राज्य में 100 वर्चुअल रैली करेगी। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने बताया कि वर्चुअल रैली में राहुल गांधी सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्री स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल होंगे। लोगों के बीच फिजिकली जाना, बड़ी रैली करना वो संभव कम है। तब हम तो चाहते थे कि ट्रेडिशनल तरीके से ही होना चाहिए चुनाव। इस वक्त हमारा संदेश पहुंचाने के लिए मेरे साथी एआईसीसी के सेक्रेटरी अजय कपूर जी है, उन्होंने जिम्मा लिया है अपने आप पे और पहले कल से हम शुरू करेंगे। गैलेक्सी ऑफ लीडर्स मेरे पास बिहार में हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। नेशनल लीडर्स बाहर से भी पूरे देश से बिहार में जो हमें उपयोगी हो सकते हैं वो भी मेरे स्टार प्रचारक रहेंगे। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का बड़ा सहयोग हमें हर बार रहता है। इस बार भी हम विनती करेंगे, उनकी एक बहुत बड़ी रैली हमने वर्चुअल रैली कर ली है। हम चाहते थे कि बाढ़ में वो भी आना चाहते थे लोगों के बीच और सबसे मिलना चाहते थे, पर अनफॉर्चुनेटली जो सिक्योरिटी का एक प्रॉब्लम होता है, सिक्योरिटी ने कहा कि नहीं, अभी वहाँ पे लॉकडाउन है और हम इजाज़त नहीं देते हैं। अब जरा इस खबर को भी समझिए कि वर्चुअल रैली के जरिए कांग्रेस का प्लान आखिर क्या है। तो देखिए, 3 दशक से कांग्रेस सत्ता से दूर है। हाँ जी हाँ, कम से कम 3 दशक हो गए जब कांग्रेस को सत्ता नसीब नहीं हुई। 1990 के बाद से कांग्रेस का जनाधार खिसका, लगातार कमजोर होती गई कांग्रेस। वहीं 2015 की बात करते तो 2015 में कांग्रेस ने 27 सीटें जीती थी और 2015 में कांग्रेस को जेडीयू और आरजेडी का साथ भी मिला था। लेकिन इस बार देखिए, कांग्रेस आरजेडी के साथ है, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है। 2010 में अकेले चुनाव लड़कर अपना हश्र पहले ही कांग्रेस देख चुकी है और ऐसा शायद इसलिए इस बार नहीं चाहती। वो चुनावी साल में नेताओं के पाला बदलने का सिलसिला जारी है। कोसी सीमांचल में अपने रुतबे के लिए पहचान बना चुके रुपौली विधायक और मंत्री बीमा भारती हालांकि खुद तो जेडीयू के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनके पति पाला बदलते हुए इस बार आरजेडी से चुनावी ताल ठोकने की तैयारी में है। न्यूज़ 18 पर पति पत्नी ने अपनी सियासी चाल की जानकारी साझा की। बिहार के चुनावी साल में नेताओं की सियासत भी तेज हो चली है। पाला बदलने की शुरुआत पहले जेडीयू के श्याम रजक ने की और अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी में वापसी कर ली। फिर आरजेडी के 6 विधायकों ने भी पाला बदलते हुए नीतीश का दामन थाम लिया, तो अब पूर्णिया से कोसी की सियासत भी गरमाने लगी है। बिहार सरकार की गन्ना विकास मंत्री बीमा भारती के आरजेडी नेताओं से संपर्क में होने की चर्चा जोर पकड़ने लगी, तो न्यूज़ 18 ने बीमा से बात कर उनका पक्ष जानना चाहा। बीमा ने साफ कर दिया कि वो तो जेडीयू के टिकट से ही चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उनके पति अवधेश मंडल इस बार आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। आपके पति से आरजेडी वालों ने संपर्क किया, वो आरजेडी से लड़ेंगे और आप जेडीयू से लड़ेंगे? वो आरजेडी से प्रयास कर रहे हैं लड़ने का, आलमनगर विधानसभा से। हम जदयू से लड़ेंगे, रुपौली से। तो वहीं मंत्री बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने भी न्यूज़ 18 पर अपनी बात रखी और खुद को आरजेडी के टिकट का उम्मीदवार भी बता दिया। अब तक जेडीयू का साथ देते रहे, लेकिन इस बार पाला बदलने की तैयारी है। तो जब आरजेडी वालों ने आपसे कहा कि आप अपने पत्नी को भी लेकर आरजेडी में है, तो आपने बात की अपनी पत्नी से? नहीं, हम बात क्या, हम बोले कि आप जो है अपनी बात कीजिए, हम क्या बात करेंगे, हम अपने बारे में आए हैं, हमसे बात कीजिए। आप आलमनगर के लिए आए हैं, आलमनगर से बात, उसके लिए बात कीजिए आप। तो आपके लिए बेहतर आरजेडी रहेगा? हाँ, मेरे लिए आरजेडी रहेगा। आखिर इन दोनों पति पत्नी की सियासत क्यों खास है, सीमांचल की कोसी बेल्ट में, वो भी जान लीजिए।
क्योंकि बीमा भारती ने 2005 छोड़कर सभी विधानसभा चुनाव में रुपौली सीट से जीत हासिल की है। बीमा भारती पहली बार 2010 में बिहार सरकार की मंत्री बनी। पिछले साल जून में हुए नीतीश कैबिनेट विस्तार में उन्हें दोबारा जगह जरूर मिली। पति अवधेश मंडल की पहचान कोसी इलाके के दबंग के तौर पर होती है और उनके नाम का सिक्का यहाँ चलता है। बाहुबली अवधेश मंडल की पुरानी अदावत स्थानीय शंकर सिंह के साथ रही है। कुख्यात शंकर सिंह कोसी बेल्ट में अपनी प्राइवेट आर्मी चलाते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब जरा पति पत्नी के सियासी चाल को भी समझ लेते हैं। दोनों पति पत्नी जो है प्रमुख दलों से अच्छा संबंध रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी के कवायद इसे कहा जा रहा है। और देखिए, किसी भी गठबंधन की सरकार बने, सियासी रसूख जो है इनका बना रहेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष विपक्ष में दोनों रहेंगे। एक पार्टी से पति पत्नी दोनों को टिकट मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर अलग अलग पार्टी में पति पत्नी रहे तो इनको टिकट मिल सकता है। तो अपनी सियासी रसूख को बचाने के लिए दोनों अलग अलग दल से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और दावे भी इसीलिए ये दोनों कर रहे हैं। कोरोना संकट में थमा कारोबार कल से रफ्तार पकड़ सकता है। झारखंड में कल से बसों का परिचालन शुरू हो रहा है और साथ ही सैलून, स्पा, होटल और रेस्टोरेंट भी खुल रहे हैं। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए कई शर्तों के साथ सीमित सेवाएं ही मिलेंगी। 5 महीने बाद एक बार फिर 1 सितंबर से सड़कों पर बसें दौड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोरोना संकट में निजी बसों की सवारी महंगी होने वाली है। बस में सोशल डिस्टेंसिंग की कीमत यात्रियों को ही चुकानी होगी, यानी एक यात्री को 2 सीटों का किराया देना होगा, क्योंकि सरकार ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्षमता से आधी सवारी के साथ राज्य के अंदर और कंटेनमेंट जोन से बाहर बसों को चलाने की अनुमति दे दी है। लिहाजा बस मालिकों ने अपने नुकसान का भार यात्रियों की जेब पर डालने का फैसला किया है। सरकार ने हमको निर्देश दिया है कि आप आधा पैसेंजर लेके चलिएगा, 2 सीट में 1 पैसेंजर लेके चलिएगा, तो हम 2 सीट का यात्री से पैसा लेंगे। जैसे 15 दिन बाद 20 दिन बाद सरकार बोलेगा कि फुल सीट लेके चलिए, 1 पैसेंजर का 1 सवारी लेने लगेंगे, तो हम भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं। हम लोग स्टैंड के अंदर में माइक वगैरह लगवा दिए हैं। अनाउंसमेंट भी लगातार जारी रहेगा, जैसे एयर में अनाउंसमेंट करते चलता है ना कि गाड़ी स्टार्ट होने के पहले, तो 24 घंटा माइक से अनाउंस होते रहेगा। उस चीज के लिए व्यवस्था बना दिया गया है। बसों पर लगे ब्रेक हटाने से पहले यात्री किराया और सावधानियों को लेकर रांची में जिला प्रशासन और बस ऑनर एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें सावधानी के सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई। बस मालिकों के सामने संक्रमण से बचाने वाली शर्तें रखी गई और मांगों पर विचार का आश्वासन दिया गया। जो भी सक्षम उसमें अथॉरिटी है निर्णय लेने के लिए, उनको कन्वे किया जाएगा। उनकी बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स हैं जो नगर निगम, परिवहन विभाग, नगर प्रशासन सभी से रिलेटेड है, तो वहां पर हम लोग उसकी बात को पहुंचा देंगे। बस में ड्राइवर, कंडक्टर को मास्क और फेस शील्ड लगाना अनिवार्य होगा। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य होगा। क्षमता से आधी सीटों पर ही यात्री बैठेंगे। बस में चढ़ने से पहले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। बसों में स्प्रे और सैनिटाइजर रखना होगा। हर यात्री के उतरने के बाद सीटों को सैनिटाइज करना होगा। जहां ठहरने की व्यवस्था है, बसें वहीं ठहरेंगी। शर्तों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। बसों के साथ ही 1 सितंबर से झारखंड में कई और कारोबार पर लगी ब्रेक हट रही है। होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला, मॉल और सैलून भी खुल रहे हैं। धनबाद में जिला प्रशासन ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के साथ बैठक कर पूरा प्रोटोकॉल समझाया है और ग्राहकों के आने से पहले होटल, रेस्टोरेंट को सैनिटाइज करने के साथ ही सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। डॉर्मेट्री का इस्तेमाल अभी हम लोग वर्जित कर रहे हैं। जो भी होटल्स होगा, अगर सेपरेट लैट्रिन बाथरूम होगा उसी का इस्तेमाल करेंगे और होटल में समय समय पे रोज सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी झारखंड में पिछले 5 महीने से बस स्टैंड में पसरा सन्नाटा खत्म हो रहा है, तो होटल, सैलून और स्पा और मॉल भी गुलजार नजर आएंगे। अनलॉक 4 के तहत इन व्यवसाय में मिली छूट के दायरे से हर कोई राहत की उम्मीद कर रहा है।
न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार और ओम प्रकाश के साथ धनबाद से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। और कल यानी 1 सितंबर से पूरे देश में जेईई मेंस की परीक्षा होनी है। इसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। बिहार के कई शहरों में परीक्षा सेंटर है जहां ऑनलाइन परीक्षा होगी। राज्य के 7 शहरों में 43 सेंटर बनाए गए। इनमें से पटना में 20, भागलपुर में 6, दरभंगा में 5, गया में 4, पूर्णिया में 2 और आरा में 2 सेंटर बनाए गए हैं। हर जगह तैयारी पूरी कर ली गई है। इधर रांची में एनडीए की परीक्षा के लिए 47 केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं नीट की परीक्षा के लिए 20 केंद्र बनाए गए हैं, जबकि जेईई की परीक्षा के लिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं कल से शुरू होने वाले जेईई मेंस की परीक्षा के लिए राज्य के 5 जिलों में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल में इस बार परीक्षा केंद्रों पर गाइडलाइन में कई बदलाव किए गए हैं। प्रत्येक सेंटर पर स्क्रीनिंग हो, सभी स्टाफ इन्विजिलेटर जो है वो मास्क, ग्लव्स और हेड गार्ड हेड शील्ड पहन के रहेंगे। इसके अलावा प्रत्येक एंट्रेंस पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो। जितने भी बाथरूम है, सिटिंग हॉल्स है, बेंच है, डेस्क है, उन सभी को सैनिटाइजेशन पहले से करा लिया जाए। फिजिकल फ्रिस्किंग ना कराकर मेटल डिटेक्टर के माध्यम से उन लोगों की चेकिंग हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। चारा घोटाला केस में सजायाफ्ता लालू प्रसाद को रिम्स निदेशक के बंगले में रखने का मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ता मनीष कुमार ने लालू को रिम्स निदेशक के बंगले में रखने को जेल मैनुअल का उल्लंघन बताया और साथ ही लालू प्रसाद को होटवार जेल में शिफ्ट करने की मांग की। इसे लेकर मुख्य सचिव, जेल अधीक्षक, केंद्र सरकार और सीबीआई को भी पार्टी बनाया गया है। झारखंड हाई कोर्ट में दायर पीआईएल में 1998 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी हवाला दिया गया है। चारा घोटाला मामले में 1998 में लालू प्रसाद की जब गिरफ्तारी हुई थी तब राजनीतिक पहुंच की वजह से लालू को बीएमपी गेस्ट हाउस में रखा गया था। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद को बेऊर जेल भेजने का निर्देश दिया था। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।